Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12th, and today's chapter is features, problem and the policies of agriculture. It is our fourth part. In this video we understand about the irrigation reforms or the reforms in Indian agricultures, and after that the general reforms. So ये दो मेन टॉपिक हैं इस वीडियो में. इस वीडियो की अगर बात करें तो पहले हम समझते हैं कि इरिगेशन रिफॉर्म्स और द रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है क्या. तो नॉर्मली विद द व्यू ऑफ द टैकलिंग्स द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स मेजर्स सिंस इंडिपेंडेंस. तो देखें तो आपको पता ही है कि इंडियन एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. तो इन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ने सीरियसली लेते हुए क्या किया, इन पे सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स स्टार्ट किया. सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स का बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे वो क्या करते, रिफॉर्म्स को मेंटेन कर सकती थी. तो नॉर्मली इसमें था क्या, और वो कब से स्टार्ट किया था, मेजरिंग सिंस इंडिपेंडेंस. इसको उसने मेज़र करना शुरू किया इंडिपेंडेंस के साथ ही. तो दीज रिफॉर्म्स मेजर एज द प्रॉपरली नोन एज द रिफॉर्म्स. तो जिनका मेजरमेंट जो भी वो कर रहे हैं, जिन चीज़ों को वो मेज़र कर रहे हैं, इनको प्रॉपरली रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाता है. दीज आर बोर्डली क्लासीफाइड. अब इस पार्ट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं. इरिगेशन रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो टेक्निकल रिफॉर्म किए गए थे. टेक्निकल रिफॉर्म में क्या किया गया था, यूज़ ऑफ हाई यील्ड सीड्स, जो अर्ली वैरायटी सीड्स होते हैं उसको यूज़ करने का काम किया गया, जिससे क्या था कि कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होनी शुरू हो गई. ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करने शुरू हो. कम टाइम में होने की वजह से क्या है कि जो बाकी का टाइम होता है उसमें दूसरे प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन किया जा सकने लगा. यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र, आपको पता है पहले हमारे यहाँ कंपोस्ट फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्निकल फॉर्मेशन आया, रिफॉर्म्स हुए, तो उसमें हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करना शुरू किया, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई. द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन. तो आपको पता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनके लिए, उनसे बचाने के लिए क्या गया, एंटीसेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने का काम किया गया था. द साइंटिफिक फार्म्स मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया गया, फार्मिंग को करने का काम किया गया था. साथ ही साथ द मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ द कल्टीवेशन, और मैकेनाइज तरीके से कल्टीवेशन को यूज करने का या कल्टीवेशन को करने का काम किया गया. तो ये जो चीज़ें थी इसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स के रूप में इसको रखी गई, यानी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने एग्रीकल्चर को और बेहतर करने का काम किया. फिर आया क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड द लैंड रिफॉर्म्स. जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एवोल्यूशंस ऑफ द इंटरमीडिएटरीज, जो इंटरमीडिएटरीज होती थी उनका जो शोषण होता था उसको रिमूव करने का काम किया गया. साथ साथ किया क्या गया, इसमें जो ऐसे लोग थे जिनके पास खुद का फार्म नहीं होता था उनको फार्म्स देने का, यानी कि प्लॉट या लैंड देने का काम किया गया था, जहाँ पे वो अपनी फार्मिंग का वर्क प्रॉपरली कर सकें. तो रेगुलेशन ऑफ अ रेंट को रेगुलेशन में कन्वर्ट करने का काम किया गया. कई बार क्या होता था, बड़े से लैंड को लेके हम क्या करते थे, रेंट पे उसको यूज़ करने का काम करते थे, और जो हमारे लैंडलॉर्ड होते थे उनको पेमेंट करने का, तो उसमें भी बदलाव लाने का काम किया गया. द कंसोलिडेशंस ऑफ द होल्डिंग्स को मेंटेन करने का काम किया गया. द सीलिंग्स ऑन द लैंड होल्डिंग्स एंड द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस लैंड्स, द कोऑपरेटिव फार्मिंग्स. तो ये तमाम तरह के जो हमारे पास रिफॉर्म्स थे वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, या फिर जिसको हम लैंड रिफॉर्म के रूप में जानते हैं. कुछ जनरल रिफॉर्म्स भी हुए थे. जनरल रिफॉर्म्स में हमारा जो आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ टाइम, अगर देखें आज के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिससे हम अपने प्लांट को क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करने का काम करते हैं. लेकिन एट दैट टाइम जब हम इंडिपेंडेंस है उससे पहले हमारा मोस्ट ऑफ जो फार्मर था वो नेचुरल रेनफॉल पे ही क्या था, डिपेंड था. तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए. उन जगहों तक भी पानी यानी वाटर सप्लाई कंप्लीट करने पहुंचाने का काम किया गया जहां पे वाटर सप्लाई नहीं थी, क्योंकि आपको पता है वेल, ट्यूबवेल वगैरह ऐसी, वेल तो थी लेकिन ट्यूबवेल वगैरह ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का काम किया गया. प्रोविज़न ऑफ अ क्रेडिट के प्रोविज़न किए गए, क्रेडिट को देने के फॉर्मेशन में प्रोविज़न रखे गए ताकि उसमें किया जा सके कि जो फार्मर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके इकोनॉमिकली, वो डिपेंडेंसी उसके पास. रेगुलेट मार्केट्स एंड कॉरपोरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ को जनरेट करने का काम किया गया, कॉरपोरेटिव मार्केट सोसाइटी को जनरेट करने का, जिसमें क्या हुआ कि जो फार्मर थे अपने प्रोडक्टिविटी को एक सही जगह पे ले आके अच्छे अमाउंट के साथ उसको बेच सके, ताकि साथ ही साथ द प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी जनरेट करने का. जो आज के टाइम में MSP हम बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि हमारा जो फार्मर है जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके उस प्रोडक्शन का, उस फूड ग्रेन का या फिर जो भी ग्रेन वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या मिनिमम प्राइस होना चाहिए, इसको भी जनरेट करने का काम किया गया. जिसके थ्रू क्या था कि उनको एक फ़िक्स रेट पे अपने प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाता था.
तो ये तमाम तरह के रिफॉर्म्स रहे जो एलिगेंस रिफॉर्म्स के रूप में देखे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे एलिगेंस रिफॉर्म्स हैं, उससे बात कर लें टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो पहला पॉइंट आता है द यूज़ ऑफ हाई यील्ड सीड या हाई यील्ड वेराइटीज़ की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है सिंस 1965 की अगर बात करें तो हाई यील्ड वेराइटीज़ की अगर बात करते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स हैव द रिप्लेस द कन्वेंशनल वैरायटीज़। रिप्लेस कर दिया गया वो कन्वेंशनल जो सीड्स हमारी होती है, जो ट्रेडिशनल कह लीजिए या कन्वेंशनल जो कह लीजिए, जो सीड्स होती हैं उनको इसने रिप्लेस करने का काम किया। कैसे रिप्लेस करने का काम किया? इससे हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो पहले सीड्स होते थे वो एक ही जैसे होते थे और वो पूरा टाइम लेते थे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए थी उस तरीके की क्वांटिटी में नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती थी वो उनको उस फैसिलिटीज़ के थ्रू ग्रो करने में हेल्प नहीं करती थी जैसा उनको होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1965 में हाई यील्ड सीड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया, जिसमें स्पेशली द रिलेटिंग टू द व्हीट, बाजरा, राइस, मैज, जवार एंड कॉटन थे। इन सब चीज़ों में स्पेशली उन्होंने हाई यील्ड सीड्स को जनरेट करने का काम किया। हैव टू लीड द सब्सटेंशियल रेस इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या था, जब ये हाई यील्ड सीड्स आए तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी में एक बैलेंस्ड ग्रोथ देखने का काम किया गया, यानी कि जैसी ज़रूरत थी उसके हिसाब से ये तेज़ी से ग्रोथ होनी शुरू हो गई, इसमें क्वांटिटी बढ़ गई। दिस ब्रेक थ्रू इज प्रॉपरली नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये जो बदलाव आया था, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बदलाव आया था, ऐसे बदलाव को नॉर्मली हम किस रूप में जानते हैं? दिस ब्रेक थ्रू इज प्रॉपरली नोन एज अ ग्रीन रिवोल्यूशन। इस ब्रेक थ्रू को हम किसके रूप में देखते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रिवोल्यूशन का कि इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इस तरह के सीड के आने की वजह से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो पाया, यानी कि हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ सकी। National Seed Corporation has been set up to promote the growth of and distribution of high yield wheat seeds। तो हाई यील्ड सीड्स को इन्होंने क्या किया, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन उसने प्रमोट और ग्रोथ करने का काम किया, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी किया। आज के टाइम में देखिए जो कृषक सेवा केंद्र है उन जगहों पे सीड्स भी प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पार्ट में आते हैं जहाँ से गवर्नमेंट सीधे उनको सप्लाई करती है और वो सीधे फार्मर को सप्लाई करने का काम करते हैं। In 2016-17, nearly the 6,20,743 quintals of certified seeds was distributed among the farmers' high-yielding variety seeds and the high crop productivity in the different part of the country। लगभग 6,20,743 जो हाई यील्ड सीड्स कह लीजिए या हाई वेल्डिंग वेराइटीज़ कह लीजिए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, और जिसकी वजह से क्या था, हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी देखने को मिला अलग अलग पार्ट कंट्री के तो अपनी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। हम बात करते हैं यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो नॉर्मली क्या था, जैसे हम पहले कंपोस्ट को यूज़ करते थे तो कंपोस्ट का अपना प्रोसीजर होता था, वो उसी क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड मटेरियल थे सीड्स को दे पाता था जो उसके पास अवेलेबल होते थे, यानी कि उसमें जैसा मिक्सचर तैयार होता था उसी हिसाब से वो क्वांटिटी ट्रांसफ़र होती थी। लेकिन नॉर्मली क्या था, द केमिकल फर्टिलाइजर आज बीइंग द इंक्रीजली द यूज टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने का काम किया गया। द यूज़ ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर हैव द कंसिडरेबली द इंक्रीज ओवर द टाइम। और साथ ही साथ क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर का टाइम के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल भी बढ़ता चला गया। इन द नियरली 1718 द नियरली 265.9 लाख टन्स ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो 1718 का जो एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया है लगभग 265.9 जो लाख टन्स जो थे केमिकल यूज किए गए हमारे अपने फार्म्स में। तो इस तरीके से देखा जाए कि उस समय तो हमारे पास थे नहीं, लेकिन टेक्निकल रिफॉर्म्स होने की वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया और साथ ही साथ केमिकल का भी इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स की बात करें क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए तो नॉर्मली आपको पता ही है कि इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कीड़ों या जर्म्स को ख़त्म करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले क्या था कि ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो लोग प्रॉब्लम में हमेशा रहते, क्यों? क्योंकि कई बार अभी आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आपके सामने है टिड्डियों का,
ग्रासहापर जो होते हैं वो बहुत सटीक एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस एरिया से वो जा रहे हैं वो वहाँ के पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करके चले जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन अगर उनके पास टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मीडिया में हम उसको यूज करके उनको वहाँ से भगाने का काम तो कर दे रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, जिससे क्या होता बहुत सारे जो हमारे कह लीजिए कि इस तरह के जो डिजीज़ होती थी वो क्या करती थी, हमारे प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का काम करती। लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने के बाद क्या रहा कि ऐसी प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ, हमारा प्लांट प्रोटेक्ट होना शुरू हो गया। द स्टेप हैव बीन इंटरसेक्टेड टू द प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट द डिजीज एंड इंसेक्ट्स बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स। इसका क्या था कि हमने अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया अगेंस्ट किसके, डिजीज एंड इंसेक्ट्स, जो बीमारियां होती हैं प्लांट्स में और इसके साथ जो कीड़े लगते हैं उनसे हमने इनको यूज करके, यानी कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करके उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। द 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंट्रल हैव बीन द सेटअप इन द दिस रिस्पेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंट्रल हैव बीन द सेटअप, ये 14 सेंट्रल प्लान सेटअप किया गया था, जिसमें क्या था, तो फॉर द प्लांट्स द प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड द पेस्ट मैनेजमेंट द प्रोग्राम was adopted along with the adaptation of the high-well seeds या high-well टेक्नोलॉजी। जब हम इस टेक्नोलॉजी को हाई-वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने क्या किया, इस प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए भी हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग करने का काम किया, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सके थे, इस तरह के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा सकें, लोगों को बता सकें और साथ ही साथ उनके प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक फार्मिंग मैनेजमेंट पेस्टिसाइड्स और नॉर्मली अगर देखें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ। पहले हमारे यहाँ जो प्लॉट हुआ करते बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उसमें इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर्ली हमारा जहाँ तक होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता था। फिर उनको क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लॉट को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने का काम किया गया। जब छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने का काम किया गया तो उसकी एक प्लानिंग की गई कि उस प्लानिंग के बेसिस पे हम पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को यूज करना शुरू कर दिए। अब उसमें और क्या तरीके के रहे, नॉर्मली लैंग्वेज के थ्रू देखते हैं। स्ट्रेस हैज़ बीन अ लेटर साइंटिफिक कल्टिवेशन, साइंटिफिक कल्टिवेशन की बात की गई एज अगेंस्ट द कल्टिवेशन ऑफ द फार्मिंग। द साइंटिफिक मेथड ऑफ द फार्मिंग रिलेट टू द सिलेक्शन एंड देयर क्वालिटी। यानी साइंटिफिक मैटर में क्या किया गया कि पहले हम क्या करते थे, हमारा क्या सीड है, सॉरी हमारी जो मड है या के लिए जो हमारा जो लैंड फॉर्मेशन है वो किस तरह के आप कह लीजिए डस्ट को वो एज ऑब्जर्व करके बैठा है, किस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं वो नहीं पता था। हम कुछ भी उसमें बोने का काम करते, कुछ होता था कुछ नहीं होता था। तो अब क्या है कि क्वालिटी ऑफ द लैंड के बेसिस पे हम उसका सिलेक्शन करें, हम कौन सी सीड लगाएं उसका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए सिलेक्शन एंड द देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने की बात हुई कि इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाए कि उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो। देन रोटेशन ऑफ अ क्रॉप्स, पहले क्या था एक ही तरह के प्रोडक्ट लोग बार बार बोने का काम करते थे, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती थी, डल हो जाती थी। लेकिन अब जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, साइंटिफिक सिचुएशन आई, उसमें क्या हुआ, रोटेशन को जनरेट करना शुरू कर दिया। भैया इसको बदल के अब दूसरा लगाइए, उसको बदल के दूसरा लगाइए। इस तरीके से क्या था कि रोटेशन होने की वजह से क्या था कि हर बार नया प्रोडक्ट होता था और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती थी। वो कैसे होती थी, जो सॉइल होता सॉइल को हम क्या करते थे, चेक करने का काम करते। आज भी आपके महाराजगंज में यहाँ धनेमा के पास एक सेंटर है जो सॉइल को चेक करने का काम करता है कि हाँ आपके जो मड है या सॉइल जो है आपके फार्म का वो कैसा है। अगर उसकी क्वांटिटी, उसमें केमिकल कितना, उसकी फर्टिलिटी कितनी है, उन सभी चीज़ों को चेक कर ले तो उसके हिसाब से हमें कितना उसमें फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए, कितना हमें कौन सी सीड किस क्वालिटी में डालनी चाहिए, इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास साइंटिफिक फार्मिंग का सिचुएशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हुई। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसा सिलेक्शन सीड होना चाहिए, एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड द अदर इन दिस कंडीशन कनेक्शंस। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरा प्रोग्राम्स हैज़ बीन द इंट्रोड्यूस। कहता है इन सभी चीज़ों को लेके, इन तमाम तरह की प्रॉब्लम को लेके क्या किया गया है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरा प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने का काम किया गया ताकि हम ये जान सकें कि सिलेक्शन और देयर क्वालिटी, जो हमारी प्रोडक्ट है या फार्मिंग की जो सिचुएशन वो कैसी है, प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए सॉइल का, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स क्या कौन से होने चाहिए, साथ ही साथ सीड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए और साथ ही उसमें कितनी क्वांटिटी में या किस तरह की फर्टिलाइजर को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो पूरी की पूरी साइंटिफिक फार्म्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमारी नॉर्मली आती हैं।
ऑल्सो इंटीग्रेटेड द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन द लॉन्च, और इसके लिए क्या किया गया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च करने का काम किया गया था। द स्पीडी अप द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एज मेनी एज 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर इंगेज। तो इसके साथ साथ क्या किया गया, ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हम अपने एग्रीकल्चरल ग्रोथ को तेज़ी से कर सकें, और इसमें क्या इन्वॉल्व थी, लगभग 23 यूनिवर्सिटीज़ जनरेट करने का काम किया गया था, यानी 23 यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। किसके लिए, द प्रोमोटिंग रिसर्च ऑन द साइंटिफिक कल्टीवेशन, जो क्या करती थी, ये 23 यूनिवर्सिटीज़ साइंटिफिक कल्टीवेशन को प्रमोट करने का काम करती है। आज के टाइम में आपका गोरखपुर मंडल में एक विद्यालय केवल है जो एग्रीकल्चरल से बीएससी कराने का काम करता है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन को देने का काम करता है। आगे हम चलते हैं, द मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि पहले हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड को यूज करते थे। आज के टाइम में हम मैकेनाइज्ड, यानी कि पहले हमको बहुत टाइम लगता था एक छोटे से प्लॉट को भी कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन मैकेनाइज होने की वजह से क्या है कि आज हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट को क्या करते हैं, कल्टीवेट करने का काम कर लेते हैं। द सेवरल मीन्स हैज़ बीन टेकन to spread the use of mechanized means of cultivation. To enable the small farmers to buy the agriculture machines, cheap credit facilities are provided by the cooperative societies. The small and the marginal farmers agencies, regional rulers and the banks and the commercial banks are also provide the credit facilities. तो अगर देखें तो क्या था कि जो कल्टीवेशन मैकेनिज्म कल्टीवेशन को यूज करना, हमको उनको यूज़ करना है, तो यूज़ करने की सिचुएशन में क्या रहा कि हमारे यहाँ जो फार्मर थे वो बहुत ही कम पैसे वाले थे, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने का काम किया। सोसाइटी के माध्यम से, कॉमर्शियल और लोकल जो रीजनल बैंक होते हैं उनके माध्यम से, आपने जैसे ग्रामीण बैंक जो होता है उनके माध्यम से उन लोगों तक क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम किया गया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, फार्मिंग वर्क को बेहतर तरीके से कर सके, कल्टीवेशन को बेहतर तरीके से कर सके। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और द लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो क्या रहा, एवोल्यूशंस ऑफ द इंटरमीडिएटरीज यानी कि बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉइल। स्टेट यानी कि जो जमींदार होता था और जो सॉइल पे काम करने वाला जो फार्मर होता है, उन दोनों के बीच की बात करता है, इंटरमीडिएटरीज होती हैं। प्रॉपर्ली नोन एज अ जमींदार हैज़ बीन एब्सोल्यूटेड, उसको हम किस रूप से जानते हैं, जमींदार के रूप में। जमींदार क्या था, इस जमींदार उस लोकल का एक तरह से कहते हैं इस लैंड का एक तरह से ऑनर बन के बैठा होता था, और वो क्या करता, खुद नहीं करता था, उसको टीलर्स को, छोटे छोटे जो फार्मर होते थे उनको वो क्या करता था, उस लैंड को देने का काम करता था जहाँ पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करते थे। द ऑनरशिप राइट्स हैज़ बीन द कन्फर्ड अपॉन द दोज हु वाज एक्चुअली द कल्टिवेट द सॉइल। फिर क्या किया गया, जो सॉइल में इसमें जो हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आया उसमें क्या किया गया, जमींदारों से ज़मीनों को लेके उनको देने का काम किया गया जो वास्तव में उन ज़मीनों पे क्या करते थे, सोइंग करने का काम करते थे, यानी कि उस सॉइल के ऑनर उस सॉइल पे कल्टीवेशन का काम करते थे। दिस हैज़ बीन डन विद अ व्यू टू द स्टॉपिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कल्टीवेशन बाय द जमींदार। ये उस पॉइंट को फोकस करके किया गया जिसमें जमींदार क्या करता, एक्सप्लॉइट करने का काम करता था, किसको, द टीलर्स को, ठीक है, और द कल्टीवेटर्स को। कल्टीवेटर्स को जब वो एक्सप्लॉइट करने का, उनका शोषण करने का काम कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए उनको क्या किया, जमींदार को उस ज़मीन के मालिक से हटाकर जो उस ज़मीन को सोइंग करने का काम करता, जो उसको कल्टीवेट करने का काम करता, उसको उसका ऑनर बना दिया गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट की अगर बात करें तो टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड द इलीगल एक्सटॉर्शंस फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड। अगर हम बात करें टू पुट एन एंड ऑफ एक्सेसिव, क्या किया गया, खत्म करने का काम किया गया इलीगल एक्सटॉर्शन जो होता था किसका, कल्टीवेटर्स का, यानी कि जो छोटे हमारे फार्मर थे उनसे जो ज़बरदस्ती पैसे जो मनमाने तरीके से रेंट वसूले जाते थे उसको ख़त्म करने का काम किया गया था। द रेंट हैज़ बीन फिक्स, किसके थ्रू, रेंट को फिक्स करके कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और पहले क्या था, पहले जमींदार जैसा चाहता था वैसा उससे वसूली करने का काम करता था, किसी से ज़्यादा भी लेता था तो किसी से कम लेता था। जनरली दीज आर नॉट एक्सीड द 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स। कहता है ये चीज़ें 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर वो कुछ उसका टोटल कुछ है, अगर 100 वो अर्निंग कर रहा है तो 100 का 1/3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा उसका रेंट नहीं होना चाहिए। अब इस पर आगे बात करते हैं द कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट है।
तो विद द व्यू टू द रिड्यूसिंग द fragmentation, the steps has been the initiated for the consolidation of holdings. देखिए पहले प्रॉब्लम एक थी कि हमारे पास होल्डिंग्स नहीं होती थी। फार्मर क्या करता था कि जब फार्मिंग करता था तो उसके पास एक प्रॉब्लम रहती थी कि वो उसको लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता था। मतलब ये कि फार्मर अपने प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वो चाहता है कि जब प्राइस बढ़े प्रोडक्ट का तो हम इसको सेल आउट करने का काम करें, या ऑफ सीज़न में अपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने का काम करें, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास जो रिक्वायर्ड सिचुएशन या बेस्ट कह लीजिए, या जिस भी तरीके से कहिए कि जो उसके पास होल्डिंग होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती थी। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा गया, द कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस to allot the land to the farmers at one place as the replacement of his scattered holdings where and there। तो नॉर्मली ये कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो होल्डिंग की सिचुएशंस थी फार्मर्स के लिए क्या किया गया, जो आसपास के एरिए में फार्मर होते थे उनके लिए एक बड़ी होल्डिंग्स को अरेंज करने का काम किया गया, चाहे इधर से हो या उधर से हो, जहाँ से भी वो होल्डिंग को मेंटेन कर सकते थे उस चीज़ को रखने का काम करना शुरू कर दिया गया। तो अगर देखें तो क्या रहा कि बाई 2004 द मोर देन 1,633 lakhs हेक्टेयर्स ऑफ अ लैंड वॉज ब्रॉट अंडर द कंसोलिडेशन होल्डिंग। तो लगभग इतना, यानी कि 1,633 लाख जो हेक्टेयर्स लैंड था उसको क्या किया गया, होल्ड कंसोलिडेशन होल्डिंग्स के बेसिस पे देखने का काम किया, यानी ऐसी होल्डिंग्स जहाँ पे हम अपने प्लांट्स के जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उसको अच्छे से रख सकें। अब बात है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स की अगर बात करते हैं तो इसमें कहता है विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द इक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड सीलिंग्स एंड हैज़ बीन द इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज। द सीलिंग ऑन द होल्डिंग साइज, holding is the maximum size of the above ceiling limitation, maximum size of cultivation land that has been the individual or the family can be owns। तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे क्या था कि जो सीलिंग होल्डिंग्स के सेंस की अगर बात करें तो वो मैक्सिमम होल्डिंग की बात करता है। आपको पता है सीलिंग एंड फ्लोरिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली उस मिनिमम लेवल की बात करता है जिसको लोग रखने का काम करते हैं कि नहीं इसको एज अ हम होल्डिंग्स अपने रिक्वायरमेंट या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रखने का काम करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बनी रही जिसको रिफॉर्म्स करने का काम किया, जो लैंड रिफॉर्म्स का, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लिखा ना, इट हैज़ बीन द रिज्यूम बाय द गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्मॉल होल्डर्स एंड द लैंडलेस लेबर्स। तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो सरप्लस इसके पास होता था उसको स्मॉल होल्डर्स और जो हमारे कह लीजिए कि स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबर जो होते थे उनको देने का काम करती थी। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स टुगेदर दे कैन बाई इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस एंड द सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस। तो नॉर्मली इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग से ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक छोटी सी सोसाइटी होती है जो नॉर्मली क्या करती है, फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को फोकस करते चीज़ों को परचेज करने का काम करती है। तो वो क्या करती है कि जब वो सोसाइटी फार्मर्स को कुछ देती है या स्मॉल होल्डर्स को देती है तो वो क्या करती है, उनका जो इनपुट होता है वो लोअर रेट पे होता है, यानी जो प्रोडक्ट लेती है वो कम रेट पे होती है, और जब वो प्रोडक्ट यानी कि अपने जो प्रोडक्शन उनको जब वो बेचने का काम करती है तो उसका रेट क्या होता है, हाई होता है। तो ऐसी ग्रुप्स होती है, इसे फार्मिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। तो टू बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इसके क्या क्या रहे, पहला कहता है टू एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉइल। जो बोने खाने वाले लोग थे या जो फार्मर होते थे उनका जो एक्सप्लोरेशन होता था जमींदारों के माध्यम से, उसको ख़त्म करना पहला, सो दैट दे आर एबल टू जनरेट द सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी in the agriculture and expected to raise the only when the farmers are able to generate the surplus for investment। तो इस सिचुएशन क्या हुआ कि एक्सप्लोरेशन बंद हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सरप्लस जनरेट करना शुरू कर दिए। सरप्लस प्रोडक्ट मतलब जो सरप्लस इनका जनरेट हुआ किसे, फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने सरप्लस जनरेट, यानी कुछ अब इनके पास बचना शुरू हो गया। और फिर जैसे इनके पास सरप्लस जनरेट होता है, जैसे भी चीज़ें होती हैं वो फार्मर के लिए यूज करना
फार्मिंग के लिए यूज करना शुरू करते। टू प्रमोट द क्वालिटी इन द रूरल इकोनॉमी, और इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें क्वालिटी को प्रमोट करना। अब हम बात करते हैं जनरल रिफॉर्म्स क्या रहा। जनरल रिफॉर्म्स की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंशन देने का काम किया गया, यानी कि जहाँ पे हमारे पास इरिगेशन सिस्टम नहीं थे वहाँ इरिगेशन सिस्टम को जनरेट करने का काम किया गया। जहाँ पे सिस्टम नहीं थे और उसके आसपास के एरियो में हमारी कैनाल है, कैनाल को बड़ा एक्सपेक्ट करने का काम किया गया, उन जगहों तक पहुंचाने का काम किया गया जहां पे कैनाल की सिस्टम नहीं थे, जहां पे सिचुएशन ये थी कि लोग वेल से या फिर कोई और सोर्सेज नहीं थे उनके पास इरिगेशन का, तो उन जगहों तक इरिगेशन सिस्टम को पहुंचाने का काम किया गया। ट्यूबवेल को जनरेट करने का काम किया गया। आज के टाइम पंपिंग सेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल और ट्रेडिशनल मैथड्स को क्या किया गया, स्प्रेड करने का काम किया जिसके थ्रू हम इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बना सकें। तो with a view to raising the productivity in agriculture, irrigation facilities has been expanded the several major or the minor irrigations project। क्या किया गया, इरिगेशन छोटे बड़े इरिगेशन प्रोडक्ट्स के थ्रू इसको क्या किया गया, जनरेट करने का काम किया गया, इसको बड़ा करने का काम किया गया। द लॉन्च अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसको क्या किया, अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया देश के अलग अलग हिस्सों में। इन 1951 the barely the 17% of land was the under the परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। 1951 की बात करें तो लगभग 17% ऐसे लैंड थे जो अंडर द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जिसके पास इरिगेशन सिस्टम पूरी तरीके से नहीं थी। नाउ द इरिगेशन इज कवर्ड अबाउट द 45% ऑफ अ लैंड अंडर द कल्टिवेशन, यानी कि ऐसे लैंड जिनको हम वो खा सकते हैं आज के टाइम में उन पे इरिगेशन सिस्टम कहाँ तक पहुँच गई है, लगभग 45% पहुँच गई है। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट्स, अगर आज के टाइम में देखें तो पहले क्या था कि जो फार्मर होता था अपने सॉइल के लिए वो क्या करता था, फंड्स लेने का काम करता था, तो वो मनी लैंडर्स के बेसिस पे लेता था, जमींदार से लेता था, या जो हमारे आप कह लीजिए साहूकार वगैरह जो होते थे, जो दैट अ पर्सन हु आर द गिवन द मनी, बैंक वगैरह। तो बैंक की फैसिलिटीज़ तो पूरे रूरल एरिया में नहीं थी, लेकिन क्या था कि फंड्स की जब भी रिक्वायरमेंट होती थी तो वो किससे लेते थे, तो लैंडलॉर्ड से लेते थे या ज़मींदार से लेने का काम करते थे या मनी लेंडर से लेने का काम करते थे। तो ये लोग इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते थे, अमाउंट को प्रोवाइड या क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने का काम करते थे, जिससे फार्मर क्या होता, बहुत लंबे समय तक उसका पेमेंट नहीं कर पाता था। और नहीं तो और इसके साथ एक प्रॉब्लम आती थी, कई बार इनको जब अमाउंट दिया जाता तो इनको बाउंड कर दिया था कि आप अपने प्रोडक्ट को तब जब भी सेल करेंगे आप मुझे सेल करेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम बनी रहती थी। तो नॉर्मली हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे फोकस किया तो उन्होंने क्या किया, रूरल कॉमर्शियल बैंक को भी अपॉर्चुनिटी देने का काम किया, रूरल बैंक को भी अपॉर्चुनिटी, लोकल बैंक्स को भी अपॉर्चुनिटी, वो रूरल एरिया में जाकर डेवलप करें और जो फार्मर हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करें। लैंग्वेज देखते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज़ बीन द सेटअप टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू द फार्मर्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्रेडिट सोसाइटी का भी सेंस यही रहा, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी वो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करती थी, अमाउंट को या फंड को प्रोवाइड करने का काम करती थी। ऑल्सो द रूरल डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन द एस्टैब्लिश्ड टू चार्टर टू क्रिएट द नीड ऑफ द फार्मर्स। तो उसके बाद क्या गया, रूरल डेवलपमेंट बैंक को भी फोकस किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो क्या करे, जो फार्मर की क्रेडिट नीड्स है उसको फुलफिल करने का काम करे। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था कि लगभग 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती थी और 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हुआ करते थे हमारी अपनी कंट्री में, जो कि अब क्या 1988 की अगर बात करें, 1982 की बात करें तो ये चीज़ें सारी की सारी क्या हो गई, बढ़ गई हैं। आज के टाइम नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड के रूप में जानते हैं, वॉज एस्टैब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल। ये वो बैंक था जो इंस्टीट्यूशनली अगर देखें तो मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनली और इंस्टीट्यूशनली होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनली मतलब मनी लेंडर से हमने पैसे ले लिए, जो हमारा ज़मींदार है उससे ले लिए, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड है उससे ले लिए, तो ऐसे लोगों से अगर पैसे लेते हैं दैट्स नॉन इंस्टीट्यूशनल। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, चाहे बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, या आप कह लीजिए इसके साथ साथ चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, तो उनसे जो पैसे लेते हैं वो इंस्टीट्यूशन, तो इनकी संख्या को क्या किया, बढ़ाने का काम किया गया और ये नेशनल लेवल पे क्या क्रेडिट फैसिलिटी जो फार्मर को चाहिए उसको देने का काम करते रहे। मतलब रेगुलेटेड द मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की अगर बात करें तो इसको रेगुलेट करने का काम किया। रेगुलेटेड मार्केट हैज़ बीन द एस्टैब्लिश अक्रॉस द ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रीज। क्या इस
मतलब रेगुलेट करने का काम किया गया मार्केट को पूरी कंट्री के हर एक हिस्से में। एंड दिस इज द विद अ व्यू टू ऑफरिंग द इनुमरेटिव प्राइस ऑफ द फार्मर्स एंड द प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बाय द मिडिलमैन। नॉर्मली क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। नॉर्मली क्या होता था कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपने जो क्रॉप्स होते थे उनको कंप्लीट राइप होने के बाद क्या करते थे, किसी न किसी को ले आके बेचते थे। वो मार्केट में ले आके नहीं बेचते थे, वो मीडिएटर को बेचते थे। जैसे जो लैंड, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने लैंडलॉर्ड से पैसे लिए, तो लैंडलॉर्ड एक कंडीशन पैसे देता, वो कहता भाई आप सारा का सारा प्रोडक्ट आप हमें बेचेंगे, जो आपने प्रोड्यूस किया वो किसी की और को नहीं, आप हमें बेचेंगे, तब तो हम आपको पैसे देंगे। और उस सिचुएशन में वो मजबूर हो जाते थे और वो क्या करता, उनसे कम रेट पे लेता था और ज़्यादा रेट पे, यानी कि प्रॉफिट जो होती थी उस रेट पे वो क्या करता, बाहर जाके अच्छे मार्केट में उसको बेचने का काम करता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए मार्केट को रेगुलेट करने का काम किया। कई बार क्या होता है आज के टाइम में आप देखें तो जो परचेजिंग की सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, खुद के कुछ एम्प्लॉयज़ को हर रूरल के लिए, हर गांव के लिए क्या किया उन्होंने, वो सेटल कर रखा है कि जैसे ही ये क्रॉप कटती है आप गांव में जाएंगे, कैंप लगाएंगे और कैंप के बेसिस पे क्या करेंगे, वहाँ के लोगों से परचेजिंग करके प्रोडक्ट को आप सीधे मेन मार्केट तरफ ले आएंगे। तो वहाँ पे मीडिएटर जो था, जो पैसे ज़्यादा करता था, वो खत्म हो गया। तो इस तरह का पूरा रेगुलेशन रहा इसमें। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, पहले क्या था कि जिस प्राइस पे मर्जी उस प्राइस पे उनको बेचना पड़ता था, यानी कि जो लैंडलॉर्ड होता था या जमींदार होता था वो मनमाने तरीके से पैसे को लेने का काम, कम पैसे में चीज़ों को लेने का मन करे तो बहुत कम करता है, या तो फिर अपने हिसाब से जिसको थोड़ा बहुत ज़्यादा देना था उसके हिसाब देता है, यानी कि वो पूरी उसकी मनमर्जी चलती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे कुछ नहीं होगी, अब इसमें गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिसाइड करना है उसी प्राइस पे आपको ले आके क्या करना है, इसको बेचने का, यानी प्रोडक्ट को बेचने का काम करना है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात थी। तो अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अश्योर्ड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे MSP कहते हैं, टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज अ प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट द अनसर्टेन ऑफ द मार्केट। यानी कि वो क्या करता है, अनसर्टेनिटीज जो मार्केट में बनी हुई है उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करते हुए क्या करता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम करता है। जैसे क्या था कि जो हमारे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे या ज़मींदार, वो क्या करते थे, कई बार जो प्रोडक्ट होता था उसको होल्ड करते थे, और होल्ड करने के बाद जब मार्केट में प्राइस हाई होती थी तो वो उसको बेचने का काम करते थे। उस सिचुएशन में खरीदते बहुत कम रेट पे थे और बेचते वो बहुत हाई रेट पे थे, जिससे सीधा जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती थी वो फार्मर को होती थी, और बिना मेहनत किए जो हमारा लैंडलॉर्ड होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाता था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे कि ऐसी प्रॉब्लम्स बचने के लिए कि मिनिमम एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जो किसको मिलना चाहिए, हमारे फार्मर को मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट पॉलिसी को बनाने का काम किया गया। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the problem, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.